हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 20 से 22 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो जितने भी प्रश्न सही हों, कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लिया करें। ठीक है, पहला प्रश्न, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है कहां से की थी? बताएं सब लोग। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी को गुड मॉर्निंग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो दांडी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। और ये इसकी जो है शुरुआत कहाँ से की गई थी? गुजरात के साबरमती आश्रम से। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अप्रैल में जो है ये 1930 में ही ये जो है दांडी पहुंचे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। और पोरबंदर में इनका क्या हुआ था गांधी जी का? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो वो थे, ध्यान रखना, हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, भूला भाई देसाई थे। ठीक है, चलिए दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ये फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929। तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये फहराया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? कतई जहर वाला प्रश्न है। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? चौथा का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। याद रखना, चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी कि पहले की क्लासेस में ये प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, याद भी होगा कि किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी एंड जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट भी आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। एंड एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी मिलती रहेंगे। एंड आगे टेट सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूं अच्छे नंबरों से, वही तरीका आपको भी बताऊंगा। तो जुड़े रहें। भावी शिक्षा के आप लोग। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। ठीक है, याद रखना। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था? ये भी क्वेश्चंस कई बार करवा चुका हूं और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो छठा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये जैनियों के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगाइए। ये प्रश्न में गीत गोविंद के लेखक कौन है? स्टार लगा के लिख लीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी नहीं ग्रहण की थी? तो वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से क्या होता है, बस क्लास में देखने का दो ही कार्य है आपका। ठीक है, एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो।
और नोट किया करो जो बताया करूँ, ठीक है। चलिए, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? और एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो दोबारा तो सब्सक्राइब करना नहीं है ना, हमेशा के लिए आप फ्री हो गए हैं। तो हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो आकार में पृथ्वी के समान है, वो है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति है, ठीक है, याद रखना। एंड सबसे छोटा आपका बुध है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? तो ध्यान रखना, दो उपग्रह हैं उनके जो है दो ग्रह हैं उनके उपग्रह नहीं है। कौन से? बुध और शुक्र। यहाँ पे बुध है आपका तो हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये अपडेट हुआ है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो अभी तक तो शनि के थे, अब जो है बृहस्पति के हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 92 उपग्रह हो गए हैं टोटल बृहस्पति के। ओके, चलिए। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी बेहतरीन सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर यानी कि 17 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। SRR पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न दिया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंक के आएंगे, यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस बुक में। ये विविध वाला सेक्शन आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी 22 का पेपर भी यहाँ पे लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन का सलूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होगा, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पूरा बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन तो हर मार्केट पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएं सब लोग, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, ये किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। बताएं सब लोग, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? ये असम में है आपका, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ठीक है। मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? बताएं सब लोग, 13 का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, पता नहीं लाइक करने में क्या हो जाता है, तो लाइक कर दिया करो कोई भी वीडियोस आए। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? किस प्रजाति के वृक्ष जो हैं नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? यूकेलिप्टस। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें मानस नदी की जो मुख्य नदी है वो ब्रह्मपुत्र, तो केवल तीसरा वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 50 में से कम से कम 28 से 30 प्रश्न आपके सही होंगे, 28 से 30। तो पूरी क्लास देख लीजिए, आप लोग फिर अपना स्कोर बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। आवश्यक आदानों की उपलब्धता ये उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, कृषि उत्पादकता के लिए, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? सभी लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों की सुरक्षा, अवसर की समानता। तो सभी जो है व्यवस्था के लिए अपरिहार्य हैं ये सभी। 17 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ,
बच्चों वाला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो ध्यान रखना भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। ठीक है, चलिए 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भाग में है ये आप लोग बताइए, मौलिक अधिकार। कमेंट बॉक्स में छापें सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भाग 3, बहुत ही अच्छे, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग नहीं होंगे। किस अनुच्छेद द्वारा बताएं सब लोग। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 37 से आपका 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक, कतई जहर वाला प्रश्न है, 3 स्टार लगाइए इसमें, एक नहीं 3 स्टार लगाइए और नोट कर लीजिएगा। साक्ष्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। ठीक है, चलिए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है बताएं सब लोग। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत या स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक उपभोग का जो अर्थ होता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। घरेलू खपत, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत होता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? किस वस्तु की मांग लोचदार है? चावल की मांग लोचदार है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति, बजटीय नीति, मौद्रिक नीति या व्यापार नीति। 25 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? तो ये है मौद्रिक नीति के उपकरण। ठीक है, 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? बताएं सब लोग, क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? सिक्के, बॉन्ड, चेक, करेंसी नोट। तो देखिए वैकल्पिक मुद्रा का जो एक उदाहरण है इसमें वो है चेक, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि डेली क्लास देखा करें, डेली क्लास, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं। और डेली कम से कम 5 से 6 घंटे स्टडी को दीजिए, क्योंकि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है और आज से बिल्कुल फिट आपके 1 महीने बच रहे हैं। आई थिंक सोच रहा हूँ कि एक मैं एसडी प्लान की वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि आप 1 महीने में कैसे अपना प्लान करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से निकले, आपको भी सरकारी सीट मिल सके। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? बताएं किस पंचवर्षीय योजना? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आप लोगों से प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या है और किस मॉडल पर आधारित थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ये एक जो है साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। ओके, चलिए डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान जो है क्या होता है? बैंक जमा कर रखने की इच्छा होती है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सी टैग के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए डीटीपी का विस्तार करना है, फुल फॉर्म बताना है डीटीपी का विस्तार करें आप लोग। 32 का जो भी राइट आंसर हो, डीटीपी का विस्तार करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है?
गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शक्ति पुंजों से तटस्थता, ये गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1945 में, ठीक है। 34 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो WTO को जो मुख्य उद्देश्य है नोट कर लीजिए, ये विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। आप लोगों से अब प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, नाटो हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया एंड सार्क हो गया, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कितने सदस्य देश हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो पुरस्कार है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छे। संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस जो है नत्र से है? कतई जहर वाला प्रश्न है, नत्र से भी प्रश्न आते हैं। ओडिशी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का, ठीक है। चलिए विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी बुला चौधरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? नोट करिए स्टार लगा के, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए रंग वर्णधनता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णधनता किस प्रकार का रोग है? तो ये एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है, ठीक है। चलिए 44 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन के कारण से होता है? कमी के कारण से होता है। तो बेरी बेरी विटामिन B1 सॉरी, ठीक है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। चलिए गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बह रहता है? तो देखिए जो भी व्यक्ति अगर हीमोफीलिया से पीड़ित है, तो जैसे ब्लड वगैरह निकलता है तो वो जल्दी रुकता नहीं है, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जिंडर और लेंडरबर्ग ने की थी, ठीक है। शो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके जेस की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना है। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी ज़रूर देगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। 50 में से कितने भी प्रश्न आपसे के सही हुए हों जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा। और बाकी क्लासेस जो हो गई हैं उन क्लासेस को जाके देखिए, बिल्कुल फ्री में आपकी मैं तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। और दूसरों को भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से, वो भी अपनी जो है बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी कर सकें।
और तैयारी में जुटे रहें, 1 महीने समय है। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज जब आपको मिलेगा, जब फीस भरनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि हम पहले ही तैयारी कर लिए थे तो हमारा अच्छा नंबर आ जाता, सरकारी कॉलेज मिल जाता। ओके, कुछ भी डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में।